Hello, dear friends. Very warm welcome to all of you at our conceptual brainstorming integrated session of anatomy by Dr. Shrikant Verma. So right now we are going to deal with the histology. और अगर ये हिस्टोलॉजी का बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया तो ऑटोमेटिक आपको पैथोलॉजी समझ में आना शुरू हो जाएगा। तो चलिए एंटर करते हैं हिमेटॉक्सिलिन और इयोसिन के खूबसूरत सी दुनिया में, अपने ब्लू और पिंक कलर की खूबसूरत सी दुनिया में। यस, in this unit we are going to see the different portion one by one। सबसे पहले हम यूनिट इंट्रो में देखेंगे why histology is important। अगर हम इस क्यों का जवाब पा जाते हैं तो हिस्टोलॉजी हमें इंटरेस्टिंग लगेगी, पैथोलॉजी इंटरेस्टिंग लगेगा, डायग्नोसिस हमारी इजी हो जाएगी और डायग्नोसिस इजी होने पर हमारा ट्रीटमेंट भी परफेक्ट होगा। देन वी विल सी द सेल एंड इट्स अ केमिकल नेचर। यस, फिर हम हिस्टोलॉजिकल टेक्निक की बात करेंगे, ये मैं आपको ब्रीफ में बताऊंगा जिससे आपके कई सारे एमसीक्यू सॉल्व होंगे, आपके पैथोलॉजी की चीजें बनेंगी। फिर रोल ऑफ माइक्रोस्कोप क्या है, रोल ऑफ स्टेनिंग या डाई की क्यों जरूरत पड़ती है, ये हम देखेंगे। फिर हम फोकस एरिया, रिवीजन कैप्सूल और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बातें करेंगे। चलिए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये जो पार्ट है हमारा हिस्टोलॉजी वो इंपॉर्टेंट क्यों है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। वी आर गोइंग टू डू द एनाटॉमी, द बायोकेमिस्ट्री, पैथोलॉजी, देन माइक्रोबायोलॉजी ऑल्सो, क्योंकि माइक्रो में भी आप इयोसिन और हेमाटॉक्सिलिन का स्टेन यूज करके बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, इन सभी चीजों को ऑब्जर्व करते हैं और डेफिनेटली क्लिनिकल सब्जेक्ट इंटीग्रेशन हम करेंगे। यस, ट्राई टू अंडरस्टैंड हिस्टोलॉजी एज वेल एज पैथोलॉजी। एबनॉर्मल हिस्टोलॉजी इज नोन एज द पैथोलॉजी। आपको पता है एनाटॉमी मतलब स्ट्रक्चर, अगर एनाटॉमी में कुछ गड़बड़ हो गई तो वो पैथोलॉजी हो जाता है। फिर उस पैथोलॉजी का ट्रीटमेंट हम मेडिसिन और सर्जरी में देखते हैं। इसी तरीके से अगर हम माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर की बात करें, यस, हिस्टोलॉजी दिस इज द स्टडी ऑफ द सेल्स, ग्रुप ऑफ द सेल्स, टिश्यू। और जब इस सेल्स, ग्रुप ऑफ द सेल्स, टिश्यू में एबनॉर्मलिटी हो जाती है तो वो हमारे पैथोलॉजी के स्लाइड बन जाते हैं। ये क्यों इंपॉर्टेंट है सर? इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द डायग्नोसिस ऑफ द क्लिनिकल डिसीजेस। और डायग्नोसिस करेक्ट हो गई तो डेफिनेटली आपका ट्रीटमेंट जो है वो परफेक्ट होगा, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। यस, हिस्टोलॉजिकल टेक्निक। तो हिस्टोलॉजिकल टेक्निक के लिए याद रखिए दो चीजें आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट है। हमको हिस्टोलॉजी में बहुत ही माइन्यूट स्ट्रक्चर्स जो हमारे नेकेड आई से विजिबल नहीं हो पाते ये देखना पड़ता है। यस, वी आर ऑब्जर्विंग द वेरी स्मॉल स्ट्रक्चर्स। इसके लिए दो चीजों की जरूरत पड़ती है। क्या क्या वो दो चीजें हैं? डेफिनेटली पहली चीज है हमारा माइक्रोस्कोप और दूसरी चीज है हमारा कॉन्ट्रास्ट एजेंट, जिसके लिए हम स्पाइडरमैन थ्योरी समझेंगे, समझने की कोशिश करते हैं। माइक्रोस्कोप, यस, अगर हमें कोई माइन्यूट सी चीज देखनी है जो नेकेड आई से विजिबल नहीं है तो इसके लिए हमको उसका मैग्निफिकेशन करना पड़ेगा। वी हैव टू ऑब्जर्व द माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। इसलिए जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज कर रहे हैं सिंपल माइक्रोस्कोप है, जो आप स्कूल टाइम में, अपने कॉलेज टाइम में अक्सर देखते हैं। इसके कौन कौन से पार्ट होते हैं सर? देयर इज अवर ऑकुलर लेंस, यहां पर मैग्निफिकेशन के लिए लेंस लगा होता है और इसके साथ में आप डायोप्टर एडजस्टमेंट देखेंगे। यहां पर नोज पीस आपको देखने के लिए मिलेगा, दिस अपर पार्ट इज नोन एज द हेड। यस, आप यहां पर ऑब्जेक्टिव लेंस देखेंगे। ये ऑब्जेक्टिव लेंस अलग अलग पावर के होते हैं। यू विल सी द 10x, यस, यू विल सी द 40x। जब ये दो लेंस एक साथ काम करते हैं तो उनको हम मल्टीप्लाई करते हैं। इस तरीके से कोई भी चीज को आप अलग अलग पावर में देख सकते हैं, जैसे कि टोटल 10x भी हो सकता है, 100x भी हो सकता है, 40x, या फिर ऑयल इमर्जन टेक्निक का यूज करके हम 100x, 400x ये सारी चीजें यूज करते हैं। और मिनिमम पावर आपको कॉलेजेस में 4x या 5x में नजर आता है। तो इस तरीके से अलग अलग पावर हम यूज कर रहे हैं, चीजों को बड़ा कर रहे हैं, अपने सेल्स को बड़ा कर रहे हैं और उसको प्रॉपर स्टडी कर रहे हैं। ऑल्सो यू विल सी द आर्म। इस आर्म को हैंडल करके आप माइक्रोस्कोप के नीचे एक हाथ प्लेट में रख करके, प्लेटफॉर्म में रख करके कैरी करते हैं। यू कैन सी द डायफ्राम, कंडेंसर, इल्यूमिनेटर, लाइट सोर्स होता है जहां से लाइट निकलती है और हमारे स्लाइड को प्रॉपर विजिबिलिटी देती है। यस, स्टेज कंट्रोल होता है, कोर्स एडजस्टमेंट और फाइन एडजस्टमेंट भी आप देखते हैं जिससे आप प्रॉपर उसे अपने आई के अकॉर्डिंग एकोमोडेट करते हैं। ओके सर, तो माइक्रोस्कोप की बहुत ज्यादा जरूरत है, इसी से हमारे जो भी माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है वो बड़े दिखते हैं। लेकिन क्या इससे हम चीजों को देख सकते हैं? नहीं। इसके बावजूद भी जब आप देखेंगे तो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, वहां पर कई सारे आर्टिफैक्ट हो सकते हैं, वहां पर कई सारे कचड़े हो सकते हैं, कई सारी चीजें ब्लैक एंड व्हाइट दिखती है तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। ओके, समझने की कोशिश करते हैं। अब हमको इनको प्रॉपर ऑब्जर्व करने के लिए
कोई कॉन्ट्रास्ट एजेंट की जरूरत पड़ती है। दुनिया में सबसे बेस्ट कॉन्ट्रास्ट क्या है सर? ब्लैक एंड व्हाइट। यस, ब्लैक बैकग्राउंड में व्हाइट कलर बहुत अच्छे से दिखता है, या फिर व्हाइट बैकग्राउंड में ब्लैक कलर बहुत अच्छे से दिखता है। लेकिन जब हम माइक्रोस्कोप को नॉर्मली बिना किसी सेल के भी दिखते हैं तो कई सारे कचड़े नजर आएंगे, स्लाइड में भी आपको ब्लैक एंड व्हाइट अपीयरेंस मिलेगा। इसलिए ये ब्लैक एंड व्हाइट एक अच्छा कॉन्ट्रास्ट एजेंट सेल्स के लिए नहीं है। यस, तो इसके बाद किसका नंबर आता है? याद रखेंगे, अनदर वेरी गुड कॉन्ट्रास्ट एजेंट इज अवर रेड एंड ब्लू। गेटिंग द पॉइंट? रेड बैकग्राउंड में आप ब्लू को बहुत अच्छे से पहचान सकते हैं, और ब्लू बैकग्राउंड में रेड कलर को हमारी आईज बहुत अच्छे से डिटेक्ट कर सकती है। और ये भी समझना है कि अगर मान लो रेड कलर कम यूज हो तो ये पिंक कलर दिखता है। यस, ब्लू कलर बहुत ज्यादा एक्सेसिव ब्लू हो तो ये ब्लैक कलर भी अपीयर होता है। तो हमारी आई जो है इस तरीके से एकोमोडेट है कि वो रेड और ब्लू को एक दूसरे से बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाती है। इसीलिए जब हम सेल को स्टेनिंग करेंगे तो उसे हमें पहला चीज बड़ा करना पड़ेगा, माइक्रोस्कोप चाहिए। अब उसमें अलग अलग स्ट्रक्चर को पहचानने के लिए, डिफरेंशिएट करने के लिए कि कौन न्यूक्लियस है, कौन सेल है, कौन सेल मेम्ब्रेन है, कौन साइटोप्लाज्म है, इसलिए हमको कोई कॉन्ट्रास्ट एजेंट की इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ती है। तो मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर किया कि ब्लैक एंड व्हाइट हम यूज नहीं कर सकते आर्टिफैक्ट के कारण, कचड़े के कारण। तो दूसरा बढ़िया सा कॉन्ट्रास्ट एजेंट होता है हमारा, यस, रेड एंड ब्लू, ऑल्सो यू कैन से द पिंक एंड ब्लैक। ओके, जब आप पैथोलॉजी पढ़ेंगे, माइक्रोबायोलॉजी पढ़ेंगे तो वहां पर आप स्पेशल स्टेन के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन ये एनाटॉमी है, यहां पर हम बेसिक चीजों को क्लियर कर रहे हैं। यस, वी आर गोइंग टू टॉक रिगार्डिंग द अवर हेमेटॉक्सिलिन एंड इयोसिन। यस, सो दिस इज द ब्यूटीफुल वर्ड ऑफ द हेमेटॉक्सिलिन एंड इयोसिन, जहां पर आप चीजें ब्लू 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 या फिर रेड 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 पिंक 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 नजर आती है, इस तरीके के स्टेन आप यूज करते हैं। दिस रेड कलर स्टेन इज इंडिकेटिंग द इयोसिन, जिसको हम ई से इंडिकेट करते हैं, और ये जो ब्लू कलर का स्टेन नजर आ रहा है ये हमारा हेमेटॉक्सिलिन, जिसे हम एच से इंडिकेट कर रहे हैं। याद रखिए, इसी को ही रिप्रेजेंट करने के लिए हेमेटॉक्सिलिन की पेंसिल होती है और इयोसिन की पेंसिल होती है जो टूटती बहुत है। यस, याद रखिए, अगर बिना पेंसिल तोड़े आप अपनी चीजों को, अब फर्स्ट ईयर को पार कर रहे, सेकेंड ईयर को पार कर रहे हैं, मतलब ये दुनिया का 8वां अजूबा हुआ, ऐसा हो ही नहीं सकता। ओके, यस, दीज आर वेरी फ्रेजाइल पेंसिल्स, ये टूटते ही टूटते हैं। ओके, तो वो जो दो पेंसिल है वो दो कलर को रिप्रेजेंट करते हैं, दो डाई को प्रेजेंट करते हैं। यस, सो यू कैन सी द इयोसिन स्टेन एंड द अवर बेसोफिलिक हेमेटॉक्सिलिन स्टेन। याद रखेंगे, इयोसिन इट इज रेड or pink in appearance, basic concept, while this is our hematoxylin which is blue or excessive blue, you can say dark color। अगर ब्लू हो जाए तो ब्लैक कलर का भी अपीयरेंस आपको नजर आ सकता है। तो ये चीज आपको बेसिक पॉइंट है, बिल्कुल याद रखना है। नाउ वी आर गोइंग टू कैच नेक्स्ट। हम अपने स्कूल टाइम से इस तरीके की चीजों को पढ़ रहे हैं सर, there is unit of the our organ, the structural and the function unit of the body, that is known as the cell, and the group of the cell is known as the tissue. Study of this tissue cells, this is known as the histology. ओके सर, इनमें आप देखते हैं कि सर एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है, उसके ऊपर सेल लोकेटेड होते हैं। अगर सेल फ्लैट हो तो स्क्वेमस एपिथेलियम, अगर सेल्स के हर डायमेंशन, यस, हाइट, विड्थ, लेंथ इक्वल हो तो उसे क्यूबॉइडल एपिथेलियम, और अगर सेल का हाइट बहुत ज्यादा हो तो उसे हम कॉलमनर एपिथेलियम कहते हैं। अगर सरफेस पर आपको माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शन नजर आ रहे हैं तो उसको सीलिया कहेंगे। अगर सेल्स के मल्टीपल लेयर नजर आते हैं तो उसको हम स्ट्रेटिफाइड लेयर कहते हैं। यस सर, स्ट्रेटिफाइड लेयर, मल्टीपल लेयर, स्ट्रेटिफाइड लेयर। यू कैन से द स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम, और इसी तरीके से हम ट्रांजिशनल एपिथेलियम भी लर्न करेंगे। और अगर मान लो सरफेस ऑफ प्रोजेक्शन है तो सीलिया कहेंगे। अगर मान लो सारे सेल्स बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ अटैच हैं, लग रहा है कि सेल्स 2 रो में प्रेजेंट हैं, 3 रो में, 4 रो में प्रेजेंट हैं, लेकिन अगर हर सेल बेसमेंट मेम्ब्रेन को टच करें तो इसे हम स्यूडो कहेंगे। एक्चुअली ये स्ट्रेटिफाइड नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मल्टीपल लेयर में। जो मल्टीपल लेयर में होते हैं उसमें ऊपर वाले सेल्स बेसमेंट मेम्ब्रेन से अटैच नहीं रहते, लेकिन जो स्यूडो स्ट्रेटिफाइड है इसमें हर सेल जो है वो बेसमेंट मेम्ब्रेन से अटैच रहता है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल पॉइंट।
ओके सर, तो इसे हम स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम कहेंगे। लेकिन गड़बड़ क्या होती है कि जब एग्जाम होता है तो ये सारे जो कॉन्सेप्ट हैं वो हमारे धरे के धरे रह जाते हैं और एक्चुअली में कहानी यहां पर इस तरीके से रहती है। अरे भाई, अब कहाँ का फ्लैट स्क्वेमस एपिथेलियम, कहाँ लेंथ, कहाँ विड्थ, और दिमाग जो है वो चकरा जाता है। हम स्लाइड को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि ये कौन से टाइप का एपिथेलियम होगा। तो इन्हीं सभी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए थोड़ी सी कहानी, छोटी सी कहानी मैं आपको हिस्टोलॉजिकल टेक्निक की बताने जा रहा हूं। ट्राई टू अंडरस्टैंड। जब मैं पीजी कर रहा था तो उस समय मेरा पीजी का थीसिस का टॉपिक था टाइम सिंस डेथ फ्रॉम हिस्टोलॉजिकल चेंजेस इन ह्यूमन लीवर। गेटिंग द पॉइंट? यस। इस थीसिस की मदद से हम पता कर सकते हैं कि किसी आदमी को मरे कितने टाइम हुए हैं। सर, ये तो फोरेंसिक मेडिसिन है। ये एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है जिसमें एनाटॉमी और फोरेंसिक मेडिसिन को इंटीग्रेट किया गया था। ये फोरेंसिक एनाटॉमी कहलाता है। यस, दिस इज द वर्क टाइम सिंस डेथ फ्रॉम हिस्टोलॉजिकल चेंजेस इन ह्यूमन लीवर। एग्जांपल के लिए, सपोज किसी की डेथ हुई, एक एग्जांपल लेते हैं एसएसआर सुशांत सिंह राजपूत जो कि बेहतरीन एक्टर थे, उनकी डेथ हुई। तो हम कई सारे स्टडी करते हैं फोरेंसिक मेडिसिन में और कलर चेंजेस देखते हैं, डैमेज ऑफ द टिश्यू देखते हैं। इसके बेसिस में टाइम को डिसाइड करते हैं कि डेथ हुआ कितना टाइम हुआ है। मेरी थीसिस टॉपिक से हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमारा विक्टिम है उसके लीवर का हमने सैंपल लिया और लीवर में हिपैटिक कॉर्ड, साइनोसॉइड्स, हमारे हिपेटोसाइट के न्यूक्लियस, बाइल डक्ट, पोर्टोट्राइड, इनमें क्या चेंजेस आए हैं, इनके बेसिस में हम काफी हद तक एग्जैक्ट टाइम निकाल सकते हैं कि उस पर्सन की डेथ हुए कितना टाइम हुआ है। ओके, तो ये एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक था। तो इस फोरेंसिक एनाटॉमी के बेसिस पे केजीएमयू लखनऊ, वन ऑफ द प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट ऑफ आवर इंडिया, वहां पर हमको चेयरपर्सन बनाया गया फोरेंसिक एनाटॉमी के लिए। ओके, तो मैं अपने कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहा हूं। यस, समझने की कोशिश कीजिए कि जब हम हिस्टोलॉजी की लैब में जाते हैं तो किसी भी टिश्यू को बनाते समय, उसका स्लाइड प्रिपेयर करते समय उसको कई सारे केमिकल से होकर के गुजरना पड़ता है। उसको हम एल ब्लॉक नाम की चीजों में रखते हैं। मैं आपको ये बताऊंगा इस सेशन में कि एल ब्लॉक क्या चीज होती है, और उसको पिघलाकर पिघले हुए मोम में डालना पड़ता है। मतलब यहां पर टेम्परेचर उसको सहन करना पड़ता है। फिर हम उसके पैराफिन ब्लॉक बनाते हैं और उसे माइक्रोटोम नाम के इंस्ट्रूमेंट में रखकर गोल गोल घुमाकर उस टिश्यू की कटिंग करते हैं। इसमें नाइफ जो रहती है ऊपर से नीचे आती है और उसे तेजी से काटती है, तो मैकेनिकल प्रेशर लग रहा है। यस, मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि जब भी हम स्लाइड प्रिपेयर कर रहे हैं तो उस समय हम कई सारे केमिकल से गुजार कर टिश्यू को पास कर रहे हैं। मैकेनिकल प्रेशर, टेम्परेचर, ये सारी, जिसके कारण सेल्स में कई सारे चेंजेस हो जाते हैं। और एग्जैक्टली हम जो चीजें थ्योरी में पढ़ते हैं कि सेल की हाइट, विड्थ, ये सारी चीजें इस तरीके से होंगी तो सेल ऐसा दिखेगा, ये सब बकवास है। वो आपकी थ्योरी की चीजें हैं, लेकिन मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर प्रैक्टिकल चीजें समझाने जा रहा हूं, जिसके बेसिस में आप आसानी से हिस्टोलॉजी के और पैथोलॉजी के स्लाइड्स आइडेंटिफाई करेंगे। ट्राई टू अंडरस्टैंड। इसके लिए हम अपना कॉन्सेप्ट बायोकेमिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं। किस तरीके से एक सेल का स्ट्रक्चर होता है। सर, एनी सेल इज हैविंग द सेल मेम्ब्रेन, cytoplasm and nucleus. Agree? So try to understand, every cell is having the nucleus. आप मुझे सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताइए, बायोकेमिस्ट्री के साथ इंटीग्रेट कर रहे हैं। न्यूक्लियस एसिडिक होता है बेटा कि बेसिक होता है? सर, न्यूक्लियस में होता है डीएनए, और डीएनए इज डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, तो ये है एसिड। तो आप ये बताइए कि एसिड किसको प्यार करेगा? सर, एसिड जो है वो बेस से प्यार करेगा। ये दुनिया ऐसी ही है, प्लस माइनस को अट्रैक्ट करता है, माइनस प्लस को। एसिड बेस को अट्रैक्ट करेगा, बेस एसिड को अट्रैक्ट करेगा। मेल फीमेल को और फीमेल मेल को अट्रैक्ट करेगा। यानी कि डीएनए जो है वो बेस को अट्रैक्ट करता है। और बेसोफिलिक स्टेन कौन है? सर, द बेसोफिलिक स्टेन इज अवर हेमेटॉक्सिलिन स्टेन। तो याद रखेंगे कि हमारा न्यूक्लियस जो है वो बेसोफिलिक स्टेन, ब्लू कलर वाला स्टेन लेता है। सो रिमेंबर सर, इट इज बेसोफिलिक। इसीलिए न्यूक्लियस आपको ब्लू 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 नजर आएगा, या फिर अगर दादागिरी हो गई, एक्सेसिव ब्लू हो गया, तो ब्लैक नजर आएगा। ओके सर, दिस इज अवर फर्स्ट थिंग, दैट न्यूक्लियस विल ऑलवेज 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 अपीयर ब्लूइश और ब्लैकिश इन कलर। ये पहला कॉन्सेप्ट। एग्री?
क्यों? क्योंकि ये एसिड है तो इसलिए बेस से ये प्यार करता है, बेसोफिलिक स्टेन से ये बाउंड होता है और ये ब्लू या ब्लैक नजर आता है। ओके सर, नाउ कैच दिस नेक्स्ट पॉइंट, वी आर गोइंग टू टॉक रिगार्डिंग अवर दिस साइटोप्लाज्म। सर ये जो साइटोप्लाज्म है, अगर हम इसके पीएच की बात करें तो इसका पीएच कितना होता है? बोलो कितना होता है? सर इसका पीएच लगभग ब्लड के बराबर होता है, मींस 7.4। ओके, अगर ये 7.4 है इसका मतलब क्या है सर? इट इज स्लाइटली बेसिक। अगर ये स्लाइटली बेसिक है तो आप अब ये कॉन्सेप्ट लगाइए कि ये किससे प्यार करेगा? सर इट विल लव टू द एसिड, यस एसिडिक स्टेन यानी कि इयोसिन स्टेन, और इयोसिन स्टेन जो है वो रेड नजर आता है। यस सर, इट इज इयोसिनोफिलिक। ये समझ में आया बेटा? हाँ, ये इयोसिनोफिलिक आपको नजर आएगा। इसलिए याद रखिए कि जो भी चीज रेड या पिंक नजर आ रही है वो है हमारा साइटोप्लाज्म। सो वी आर शोइंग दिस स्ट्रक्चर्स विद द पिंकिश रेडिश कलर। ओके सर, तो जब भी आप कोई पिंक कलर का मास देखे तो समझ जाइए साइटोप्लाज्म है। अब इसी के साथ हम बात करते हैं इसकी मेम्ब्रेन की। दिस इज अवर सेल मेम्ब्रेन। याद रखेंगे कि ये जो सेल मेम्ब्रेन है इसकी भी कहानी साइटोप्लाज्म की तरह, इसका पीएच भी 7.4 स्लाइटली बेसिक है, इसलिए एसिडिक स्टेन को ये लव करेगा, इसलिए ये इयोसिनोफिलिक नजर आएगा, रेड या पिंक कलर का ये एपियर होगा। सो इट इज हैविंग द अपीयरेंस, इट विल शो द पिंकिश कलर स्ट्रक्चर विद द लीनियर प्रेजेंटेशन। तो ये आपको पिंक कलर की लाइन की तरह नजर आएगी। तो जो चीज पिंक कलर की लाइन की तरह नजर आई न्यूक्लियस के चारों ओर, तो समझ जाओ बेटा वो क्या है? हमारा सेल मेम्ब्रेन। इसी तरीके से कभी कभी आपको एक पिंक कलर की लंबी सी लाइन नजर आएगी जिसके ऊपर अलग अलग सेल्स लोकेटेड होंगे। तो ये जो लंबी सी पिंक कलर की लाइन है इसे हम क्या कहेंगे सर? इट इज अवर बेसमेंट मेम्ब्रेन। एग्री बेटा? तो ये क्या हो जाता है आपका? बेसमेंट मेम्ब्रेन। ओके सर, नाउ ट्राई टू कैच द अदर पॉइंट ऑन द बेस ऑफ दिस बेसिक पॉइंट्स। जब भी भगवान किसी बच्चे को पैदा करता है तो बहुत सुंदर होता है, प्यारी प्यारी आंखें होती है, प्यारा प्यारा चेहरा होता है, गोल मटोल से उसके गाल, चेहरे, हाथ पर सब चीजें बहुत सुंदर होती है। इसी तरीके से जब गॉड किसी सेल को बनाता है तो वो स्टेम सेल के फॉर्म में बहुत सुंदर होता है, राउंडेड सा प्रेजेंटेशन आपको नजर आएगा, न्यूक्लियस भी बहुत सुंदर होगा और वो राउंडेड नजर आता है। एग्री सर? लेकिन अब गॉड कहते हैं बेबी तू बड़ा हो रहा है, अब तुम जाओ और अपने फंक्शन परफॉर्म करो। यस वी नो ऑल द सेल्स आर लोकेटेड ओवर द बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो चलिए ये सेल जो है बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर गया, लेकिन अब हुआ क्या कि इस सेल को काम मिला ऐसी जगह पे जहां पर प्रेशर पड़ रहा था। यस, जहां पर प्रेशर पड़ रहा था। प्रेशर किसका हो सकता है सर? प्रेशर हो सकता है एयर का, प्रेशर हो सकता है ब्लड का, प्रेशर हो सकता है एनी काइंड ऑफ द फ्लूइड लाइक यूरिन का। तो इस प्रेशर के कारण अब ये सेल क्या हो गया? चपटा। डू इमेजिनेशन। तो आप देख रहे हैं कि हाँ भाई ये जो सेल है वो हो जा रहा है चपटा। सो जस्ट आई एम मेकिंग द फ्लैट काइंड ऑफ द सेल्स, और इस प्रेशर के कारण इसका न्यूक्लियस भी क्या हो जाएगा? फ्लैट। एग्री? तो अब आप समझने की कोशिश कीजिए, ड्यू टू द प्रेशर बाय द एयर और ड्यू टू द प्रेशर बाय द ब्लड और ड्यू टू द प्रेशर बाय यूरिन और एनी काइंड ऑफ फ्लूइड, the cells are getting flat. Yes, and you can see the axis of the nucleus is parallel to the basement membrane. What you have to remember, जब भी अगर न्यूक्लियस जो है वो parallel, I am indicating with the mathematics terminology parallel to basement membrane, इसका मतलब ये क्या है? Squamous epithelium. Getting the point? Fine? Yes. अब समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये चपटा हो गया तो इस कारण ये आसानी से गैस को, फ्लूइड को, ब्लड को, न्यूट्रिशन वाली चीजों को ट्रांसपोर्ट कर सकता है। यानी कि स्क्वेमस एपिथेलियम का क्या फंक्शन हुआ? एक्सचेंज, आइदर द गैसियस एक्सचेंज और द अवर यू कैन से न्यूट्रिशन एलिमेंट एक्सचेंज। तो ये कहां पर पाया जाएगा? अब सोचने की कोशिश कीजिए, एयर का एक्सचेंज कहां होता है सर? लंग एल्वेलाई में। यस, ब्लड का एक्सचेंज आप कहां पर हो रहा है? न्यूट्रिशन की चीजों का एक्सचेंज कहां पर हो रहा है? तो आप बोलेंगे एंडोथेलियम, ब्लड वेसल्स में। यस, हेनले लूप में भी आप इसी तरीके से एक्सचेंज देखेंगे। तो ऐसी कोई भी जगह जहां पर प्रेशर पड़ रहा हो और एक्सचेंज की जरूरत हो, वहां पर सेल जो है स्क्वेमस एपिथेलियम में कन्वर्ट हो जाता है। गेटिंग द पॉइंट बेटा? बढ़िया प्यारा सा कॉन्सेप्ट है। अब समझने की कोशिश कीजिए, सर यही तो हम पढ़ा करते थे, तो इसमें नई बात क्या है? जब ये तो चीजें हमने स्कूल टाइम में भी देखी हुई है बेटा, नई बात ये है कि जब आपके सामने एग्जाम में स्लाइड आएगा तो होगा क्या?
ट्राई टू कैच, देयर विल द बेसमेंट मेम्ब्रेन। ओके सर, अब मैं यहाँ पर फ्लैट सेल्स बना रहा हूं, एक नहीं मैं कई सारे सेल्स बना रहा हूं। सपोज अब ये सेल्स आपके स्ट्रेटिफाइड है मल्टीपल लेयर में, तो अब मैं अगला लेयर बना रहा हूं। कैन यू सी, पिंक कलर का सेल मेम्ब्रेन, पिंक कलर का साइटोप्लाज्म, तो पिंक में पिंक सब मिक्स हो जा रहा है। कहने का मतलब पूरी कहानी जो है वो खिचड़ी हो गई। और फिर हम बहुत अच्छे से हिस्टोलॉजी को समझ के जाते हैं, लेकिन जब एग्जाम आता है तो सर हमको तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। याद रखिए आपका दोस्त कौन है, न्यूक्लियस। हिस्टोलॉजी का ये रूल बिल्कुल याद रखिए, पैथोलॉजी का ये रूल याद रखिए, आपका दोस्त कौन है, न्यूक्लियस। इस पिंक कलर में, इस रेड कलर में आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, आपका आंख जो है आसानी से डिफरेंशिएट कर सकता है किसको, न्यूक्लियस को। ट्राई टू कैच दिस पॉइंट। अगर मान लो बेसमेंट मेम्ब्रेन के पैरेलल में आपको न्यूक्लियस नजर आ गए, तो ये क्या है, ये कुछ और नहीं है, दिस इज द अवर स्क्वैमस इपिथेलियम। अगर ऐसे बहुत सारे 8-10 लेयर नजर आ गए तो ये हो गया आपका स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस इपिथेलियम। गेटिंग द पॉइंट? यस सर, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस इपिथेलियम। और अगर टॉप में आपको न्यूक्लियस मिल रहा है, मतलब ये आपका डेड नहीं है, लिविंग लेयर है, तब आप इसको कहेंगे सर दिस इज नोन एज अवर स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस इपिथेलियम। लेकिन अगर मान लो आपको इसके ऊपर एक थिक रेड कलर का, पिंक कलर का लेयर मिल गया जिसमें कोई न्यूक्लियस नहीं है, तब इस सिचुएशन में इसको हम कह देंगे केराटिन। यस, इट विल बी द केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। ये आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बेसिक कॉन्सेप्ट है। स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम दो टाइप के, एक केराटिनाइज्ड और दूसरा नॉन केराटिनाइज्ड। ओके सर, कैसे पहचानना है वो मैंने बताया, कहां पर मिलता है हम आगे देखेंगे। फाइन, ट्राई टू कैच दिस मोर पॉइंट। अगला कॉन्सेप्ट, सर गॉड ने सेल को बनाया, बहुत प्यारा सा सेल, बहुत प्यारा सा न्यूक्लियस, लेकिन अब गॉड ने कहा तुम जाओ, बेसमेंट मेम्ब्रेन आपको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, हर चीज का सपोर्ट करेगा। ओके सर, और अब इसको गॉड ने कहा आपका फंक्शन है चीजों को सिंथेसाइज करना और सीक्रेट कर देना। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये जो सेल्स हैं वो चीजें बना रहे हैं, सीक्रेट कर रहे हैं, और ऐसे कई सारे सेल्स हैं जो आजू बाजू लोकेटेड हैं। तो इक्वल प्रेशर के कारण होता क्या है कि इनका साइज, इनका विड्थ, इनका लेंथ हो जाता है बराबर, और न्यूक्लियस के ऊपर भी प्रेशर इक्वल रहता है। दैट्स व्हाई द न्यूक्लियस इज रिमेनिंग वेरी गुड, ब्यूटीफुली राउंडेड। तो ऐसे सेल्स को हम क्या कहते हैं, यस आई एम शोइंग, पिंक में पिंक मिक्स हो जाता है, लेकिन अगर आप सेल मेम्ब्रेन को ध्यान से हाई रिजोल्यूशन पावर में देखेंगे तो आपको इस तरीके से इक्वल डायमेंशन वाले सेल मिलेंगे। तो सर ये कुछ और नहीं है, ये हमारा क्यूब शेपेड सेल्स, क्यूबॉइड सेल्स है। क्या काम है, मेनली दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस एंड सिक्रेशन। और अगर ये सेल किसी बेसमेंट मेम्ब्रेन के अंदर सिचुएटेड रह करके फॉलिकल्स बना रहे हैं, यस एक ल्यूमेन बना दे रहे हैं, तो आप देखेंगे सर these all are having the very beautifully rounded nucleus and they are doing synthesis secretion which is getting accumulated within the lumen। तो ये कुछ और नहीं, ये फॉलिकल बन जाता है। इस तरीके का स्ट्रक्चर आप कहां देखते हैं सर, वी आर ऑब्जर्विंग इन द थायराइड, इन द पीसीटी, इन द डीसीटी। इसीलिए याद रखेंगे एक और कॉन्सेप्ट, थायराइड फॉलिकल के अंदर में T3 T4 हार्मोन है, लेकिन आपकी किडनी में पीसीटी डीसीटी का भी अपीयरेंस ऐसा है जिसमें अंदर में थायराइड फॉलिकल नहीं है। लेकिन जब क्रोनिक पायलोनेफ्राइटिस होता है, इंटीग्रेटिंग विद द पैथोलॉजी मेडिसिन, यस अगर मान लो क्रोनिक पायलोनेफ्राइटिस होता है तो किडनी के अंदर जो चीजें रहती है, यहां पर पस बन रहा है, वो ल्यूमेन में आता है, और किडनी पीसीटी डीसीटी थायराइड की तरह दिखती है, जिसको हम थायरॉयडाइजेशन, यस थायरॉयडाइजेशन ऑफ किडनी कहते हैं। ये टर्म आपका पैथो का है, बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है सेकंड एमबीबीएस का। ओके सर, नाउ ट्राई टू कैच दिस अनदर पॉइंट। गॉड ने कहा कि तुम खूबसूरत से सेल हो, तो बहुत सुंदर सा तुम्हारा साइटोप्लाज्म है, बहुत सुंदर सा तुम्हारा न्यूक्लियस है, लेकिन अब तुम जाओ और तुम्हारा काम है, यस डेफिनेटली सेल मेम्ब्रेन की जरूरत पड़ेगी, तुम्हारा काम है सिंथेसिस करना और चीजों को स्टोर करना। तो जब सिंथेसिस और स्टोरेज कर रहा है तो स्टोरेज के कारण इसका हाइट हो जाता है लंबा। सो यू विल सी देयर इज अ मोर एंड मोर height and the stored material they are getting accumulation
एट द एपेक्स ऑफ द सेल। यहां पर एपेक्स में आपको इसका एक्यूमुलेशन मिलेगा और ऐसे कई सारे सेल्स हैं जो आजू बाजू लोकेटेड होते हैं। तो इस कारण आप देखेंगे कि ये जो सेल्स हैं वो आजू बाजू प्रेशर दे रहे हैं और इस कारण से न्यूक्लियस के दाएं बाएं साइड से प्रेशर पड़ने के कारण न्यूक्लियस हो जाता है इलोंगेटेड। सो कैन यू सी द न्यूक्लियस सर, न्यूक्लियस इज एट 90 डिग्री टू द बेसमेंट मेम्ब्रेन। अगर मान लो आपको ऐसा इपिथेलियम मिला, न्यूक्लियस इज मेकिंग 90 डिग्री परपेंडिकुलर टू द बेसमेंट मेम्ब्रेन, मतलब ये हो गया आपका कॉलमनर इपिथेलियम। और अगर मान लो न्यूक्लियस इज ब्यूटिफुली राउंडेड, देन यू विल से सर इट इज अवर क्यूबॉइड इपिथेलियम। तो हमारी कहानी क्या हुई सर, न्यूक्लियस इज पैरेलल टू द बेसमेंट मेम्ब्रेन फर्स्ट, सेकेंड न्यूक्लियस इज ब्यूटिफुली राउंडेड एंड थर्ड न्यूक्लियस इज मेकिंग 90 डिग्री टू द बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये तीन कॉन्सेप्ट आपको याद रखने, न्यूक्लियस आपका दोस्त है। इफ न्यूक्लियस इज पैरेलल टू द बेसमेंट मेम्ब्रेन मींस यू विल से सर इट इज अवर squamous epithelium. If rounded, then you will see sir it is cuboidal epithelium. If nucleus is perpendicular, then you will say sir it is our columnar epithelium. तो ये तीन चीजें आपको याद रखनी है। गेटिंग द पॉइंट? क्योंकि मैं फिर से आपको बता दूं कि जब बेसमेंट मेम्ब्रेन नजर आएगा, साइटोप्लाज्म नजर आएगा, तो हर चीज आपको पिंक 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 नजर आएगी। एवरीथिंग विल अपीयर जस्ट पिंकिश पिंकिश पिंकिश, एवरीथिंग इज अपीयरिंग पिंकिश पिंकिश पिंकिश। इसमें अगर आप नजर डालते हैं और न्यूक्लियस आपको यस राउंडेड 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 ब्यूटीफुली राउंडेड नजर आता है, तो इसे आप क्या कहेंगे सर, इट इज अवर क्यूबॉइडल इपिथेलियम। अगर मल्टीपल लेयर है तो स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल इपिथेलियम। यस, अगर मान लो इसी तरीके से पिंक साइटोप्लाज्म, पिंक सेल मेम्ब्रेन सब मिक्स हो गए, लेकिन न्यूक्लियस पर नजर डालने पर न्यूक्लियस अगर आपको बेसमेंट मेम्ब्रेन के 90 डिग्री में नजर आता है, वर्टिकल नजर आ रहा है, तो इसे आप सिंपल कॉलमनर इपिथेलियम कहेंगे। अगर मल्टीपल लेयर है तो आप इसको स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर कहेंगे। Okay, sir. So this is just a simple diagrammatic presentation. Stratified cuboidal, and here is the stratified columnar epithelium. Getting the point? So this is our basic things. So now we are going to start to identify the different slides. कैसे हम चीजों को पहचानेंगे, इसके लिए मैं हिस्टोलॉजिकल टेक्निक शॉर्ट एंड स्वीट वे में आपको बता रहा हूं कि किस तरीके से फोरेंसिक एनाटॉमी में मैंने थीसिस किया था। हम पोस्टमार्टम के लिए जाते थे, वहां पर विद प्रॉपर परमिशन, ओके, हम डेड बॉडी से लीवर की बायोप्सी लेते थे, टिश्यू की बायोप्सी लेते थे और उसको फॉर्मेलिन में प्रिजर्व रखते थे। एमसीक्यू, विच केमिकल इज यूज्ड फॉर एज द प्रिजर्वेटिव? आपका आंसर है फॉर्मेलिन। अब यहां पर केमिकल प्रेशर पड़ रहा है। अब इसके बाद क्या होता है, इसकी हमको कटिंग करनी, स्लाइड बनाने हैं, तो आप देखेंगे कि एल ब्लॉक पाए जाते हैं। तो एल शेप में कॉपर के आपको ऑब्जेक्ट मिलेंगे। दो एल ब्लॉक को अगर आप मिलाएंगे तो इस तरीके से स्क्वायर बनता है। आप टिश्यू सैंपल को इसके बीच में रखेंगे और इसमें पिघला हुआ वैक्स डालेंगे। वैक्स पिघला हुआ रहता है, हाई टेम्परेचर होता है, मतलब टिश्यू पर टेम्परेचर का भी इफेक्ट पड़ता है। तो अब इस तरीके से आपने पैराफिन के ब्लॉक बना दिए, टिश्यू बीच में है। अब आपको इसकी कटिंग करनी है। अगर आपको टिश्यू बस दे दिया गया, इसकी कटिंग करने के लिए बोला जाए, नहीं कर सकते। बट नाउ वी कैन कट दिस पैराफिन ब्लॉक। अब इस पैराफिन ब्लॉक के अंदर जो टिश्यू है वो पैराफिन ब्लॉक के साथ कट हो जाता है। इसके लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। यस, दिस इज अवर पैराफिन ब्लॉक जिसके अंदर टिश्यू आपको नजर आ रहा है। यस, दिस इंस्ट्रूमेंट एमसीक्यू के लिए तैयार रहिए। इसका इमेज आ सकता है और पूछ सकता है कि ये है क्या चीज, आपको बताना। ये माइक्रोटोम है, जैसे माइक्रोस्कोप होता है। यस, वी आर विजुअलाइजिंग द स्ट्रक्चर, द माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। ओके, तो उस इंस्ट्रूमेंट को हम माइक्रोस्कोप कह रहे हैं। इसी तरीके से जब आपको बहुत छोटी छोटी कटिंग करनी है, माइक्रो कटिंग करनी है, टॉमी मींस कटिंग, तो उसके लिए हम जो इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं इसको माइक्रोटोम कहते हैं। इसमें आप देखेंगे प्लेटफॉर्म है, हैंडल है, जिसे पकड़ के हम घुमाते हैं, इसलिए इसे हम रोटेटरी माइक्रोटोम भी कहते हैं। यहां पर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये पार्ट होता है जहां पर पैराफिन ब्लॉक को हम फिक्स करते हैं। यहां पर आपको माइक्रोन में चीजें नजर आती है। इसकी सेटिंग, इस नॉब को घुमा करके हम
टिश्यू का जो सैंपल हमें कट करना है 5 माइक्रोन का कि 10 माइक्रोन का, उसे हम सेट करते हैं। यू कैन सी दिस इज द पार्ट जहां पर एक बहुत ही तेज धार वाली नाइफ लगती है, इसमें कटिंग होती है, बहुत संभाल के यूज करना पड़ता है। अगर हाथ इसमें लग गया, उंगली इसमें लग गई तो कट सकता है। ओके, तो ये नाइफ होल्डर वाला पार्ट है जहां पर हम नाइफ रखते हैं। यस, यू कैन सी दिस डिफरेंट पार्ट्स प्रेजेंटेड इन दिस आवर डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। अब होता क्या है, हमने पैराफिन ब्लॉक को इस इंस्ट्रूमेंट में लगाया और उसको रोटेशन किया, रोटेटरी हैंडल को रोटेट किया, तो ये नाइफ हमारा ऊपर नीचे मूव करता है, पैराफिन ब्लॉक कट होता है और इतने फाइन हम 3 माइक्रोन, 5 माइक्रोन, 10 माइक्रोन की पतली पतली कटिंग करते हैं, तो पतले पतले रिबन बनने चालू होते हैं। और यहां पर ये टिश्यू पार्ट है, ये पैराफिन वाला पार्ट है और ये टिश्यू वाला पार्ट है। बहुत पतली सी कटिंग होती है, बहुत बारीक फाइन कटिंग होती है। निडल की मदद से इसको हम होल्ड करते हैं। यस, एक निडल हम लेंगे और निडल से इसको बहुत ध्यान से होल्ड करते हुए वाटर बाथ में रखेंगे, जिसमें पानी थोड़ा सा गर्म रहता है, जिसमें इस रिबन को हम रखते हैं, तो गर्म पानी के कारण ये स्प्रेड हो जाता है। ओके, अब निडल से इसे होल्ड करके हम अपने स्लाइड पर रखते हैं। इसे बर्नर में हम स्पिरिट थोड़ा सा इसके टेम्परेचर दिखाते हैं, तो मोम जो है इस अपने स्लाइड से चिपक जाता है। टिश्यू भी जो होता है वो इस टेम्परेचर के कारण स्लाइड से चिपक जाता है, फिक्स हो गया। ओके, अब बारी आती है स्टेनिंग की। अब क्या होता है, हम स्टेनिंग टेबल पर जाते हैं जहां पर एसीटोन और एल्कोहल के अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन के बॉटल रखे रहते हैं। ये डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर में होते हैं। यस, पहले इस स्लाइड को हम एसीटोन एल्कोहल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डुबोएंगे, जिसमें आप देखेंगे 90%, फिर 80%, फिर उसका 70%, 60%, 50% एसीटोन एल्कोहल में डुबाया। याद रखिएगा इस कॉन्सेप्ट को। इसी कारण पैथोलॉजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, अगर टिश्यू में कोई ऑर्गेनिक चीज है जैसे कि फैट, तो वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में वॉश आउट हो जाता है। डू यू रिमेंबर केमिस्ट्री रूल, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, समान समान को घोलता है। इसीलिए जब आप फैट को देखने की कोशिश करेंगे फैटी लीवर में, ये नजर नहीं आएगा। दैट्स व्हाई यू हैव टू यूज द स्पेशल स्टेन लाइक द वॉन कोसा, ऑयल ओरेड। यस, दिस ऑल स्टेन, स्पेशल स्टेन इज यूज्ड टू विजुलाइज द फैट, क्योंकि वो आपको नॉर्मल स्टेनिंग में नजर नहीं आए, क्योंकि वो लाइक डिसॉल्व्स लाइक के अकॉर्डिंग एसीटोन एल्कोहल से धुल करके बाहर निकल गई। ओके सर, अब हम स्लाइड को पकड़ते हैं और अपने बेसोफिलिक सॉल्यूशन में या इओसिनोफिलिक सॉल्यूशन में इसको डिप करते हैं। तो सेल में जो जो चीजें बेसोफिलिक स्टेन को प्यार करती हैं, कौन, एसिड की चीजें, न्यूक्लियस, वो बेसोफिलिक स्टेन को पकड़ लेती हैं। अब एक्सेसिव ब्लूइशनेस को वॉश करने के लिए हम इसे पानी में डुबाते हैं, तो ब्लू कलर की दादागिरी हट जाती है, हर टिश्यू ब्लू 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 कलर हो जाता है। लेकिन अब वही चीज पानी में आपने वॉश कर दिया तो क्या होगा, वही चीज उस बेसोफिलिक स्टेन को लेगी जो एसिडिक है, जैसे कि न्यूक्लियस। अब इसे पकड़ करके हम इओसिन रेड कलर के स्टेन में डिप करते हैं, तो जो जो चीजें बेसिक होती है वो रेड कलर ले लेती हैं। फिर से इसको पानी में डुबाते हैं ताकि जो एक्सेसिव इओसिनोफिलिक स्टेन है वो वॉश हो जाए, और फिर हम इसे असेंडिंग ऑर्डर में 50%, 60%, 70%, 80%, 90% एसीटोन एल्कोहल में फिर से डिप करते हैं ताकि आर्टिफैक्ट हट जाए, एक्सेसिव स्टेनिंग हट जाए। तो ये टेक्निक मैंने आपको इसलिए सुनाई क्योंकि आजकल पैटर्न चेंज हो रहा है, पैथोलॉजी के भी कई सारे क्वेश्चन बनेंगे। इसकी मदद से आप देख रहे हैं कि केमिकल प्रेशर, थर्मल प्रेशर, मैकेनिकल प्रेशर, कई सारी चीजें पड़ी जिसके कारण टिश्यू में चेंजेस हो जाते हैं। इसलिए थ्योरेटिकल अगर आप जाएंगे तो हिस्टोलॉजी गड़बड़ होगा ही होगा, आपको स्लाइड्स देखने पड़ेंगे, आपको उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो अगले वीडियो में अब हम इस कॉन्सेप्ट के बेसिस में हम हिस्टोलॉजी के स्लाइड्स को आइडेंटिफाई करेंगे, और ये मान के चलिए कि हिस्टोलॉजी का एक क्वेश्चन कम से कम आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, और हिस्टोलॉजी के बेसिस में पैथोलॉजी के कई सारे आपके स्लाइड्स बनेंगे, इवन हेमेटोलॉजी के कई सारे स्लाइड्स आपके सॉल्व होंगे। सो दीज आर द पॉइंट्स व्हिच यू हैव टू रिमेंबर एट द लास्ट। व्हाट आर द डिफरेंट फोकस एरियाज फॉर द एग्जाम, यू हैव टू नो द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द हिस्टोलॉजी। ओके सर, एसिडिक और बेसिक स्टेन की आपको बेसिक कहानी आपको पता होनी चाहिए। ब्लू ब्लैक कलर मतलब सर ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस आपका दोस्त है। रेड पिंक कलर जो है वो साइटोप्लाज्म को इंडिकेट करता है। रेड पिंक लाइन अराउंड द न्यूक्लियस सर ये सेल मेम्ब्रेन को इंडिकेट करेगा, लेकिन लॉन्ग रेड और पिंक लाइन सर ये बेसमेंट मेम्ब्रेन को इंडिकेट करेगा। ये चीजें आपको हमेशा याद रखनी है। रिवीजन कैप्सूल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, नो डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस वीडियो, लेकिन याद रखेंगे इनडायरेक्टली इट विल हेल्प इन
पैथोलॉजी स्लाइड आइडेंटिफिकेशन, यस माइक्रोबायोलॉजी बायोप्सी सैंपल्स, एज वेल एज सर्जरी में भी, लव एंड बेले में भी आपको कई सारे पैथोलॉजी के हिस्टोलॉजी के स्लाइड्स मिलते हैं, तो उनकी डायग्नोसिस बनाने में मदद करेगा। ऑप्स गायनी में भी आप सर्वाइकल कार्सिनोमा, आप सर्विक्स के, वेजाइना के, ब्रेस्ट के आप स्लाइड यूज करते हैं, तो उनको आइडेंटिफाई करने के लिए ये वीडियो काम आएगा। सो होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द वैल्यू ऑफ दिस सेशन। यस, at the last few motivating lines for all of you, it always seems impossible until it's done। तो काम को बड़ी शिद्दत के साथ कीजिए, जब तक ये काम नहीं होगा आपको ये मुश्किल लगेगा, इम्पॉसिबल लगेगा, लेकिन धीरे 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 डेफिनेटली हर इम्पॉसिबल चीज कहती है आई एम पॉसिबल। सोचिए, समझिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।